हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल एनालिसिस में, जिसमें आज हम 2 अगस्त 2023 के हिंदू एडिटोरियल की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी टॉपिक को। आज हम पढ़ने वाले क्या हैं। आज हम लोग 4 जो है इंपॉर्टेंट एडिटोरियल जो है कवर करने वाले हैं। सबसे पहला है बस राइट टू इक्वलिटी, यानी कि जो फीमेल और मेल की इक्वलिटी है उसको यहाँ पे ध्यान में रख के इस आर्टिकल को लिखा गया है कि किस तरीके से जो वुमेन्स को जो बस राइट फ्री मिलती है और कर्नाटका में ये जो चेंजेस आए हैं और उसको देखते हुए जो बाकी स्टेट्स किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रही है इसके ऊपर बात की गई है। और साथ ही साथ ये बताया गया कि इसको फ्री बीज वगैरह में इंक्लूड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर भी डिस्कस कर लेंगे। देखिए, तो अगला जो आपका आर्टिकल है वो है कोर कंफर्ट, यानी कि जो हमारी कोर सेक्टर है वो किस तरह से इंक्रीज कर रही है डिक्रीज कर रही है उसके बारे में ये आर्टिकल है, जो कि आपके GS3 के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ये देखा जाए आपके GS2 के लिए, और बिग कंसर्न ओवर बिग कैट, मतलब जो आपके चीता वगैरह जो है कि काउंटिंग हुई है, सॉरी जो टाइगर की काउंटिंग हुई है इस टाइम पे, तो उसके ऊपर लेके क्या हुआ है यहाँ पे बातचीत बताई गई है कि किस तरीके से कर्नाटका स्टेट में जो है कंसर्न जो है जताई गई है, क्योंकि वहां पे पहले तो एक तो चीता की ग्रोथ नहीं हो रही थी, लेकिन अब जो है चीता की ग्रोथ हुई है, तो उसके ऊपर जो है उनके प्रोटेक्शन उनकी हेल्थ केयर किस तरीके से किया जाएगा उसके ऊपर बात की जाएगी। लास्ट आर्टिकल है आपकी क्लाइमेट फाइनेंशियल एड्स की, जिसमें इनइक्वलिटीज देखी जा रही है कि अलग अलग जगह पे इनइक्वलिटीज जो है वो किस तरह से नजर आ रही है, उस चीज के बारे में यहाँ आर्टिकल में डिस्कस किया गया है GS3 के लिए। ठीक है, तो GS3 की आज के आर्टिकल जो है काफी काफी ज्यादा है और GS2 की एक आर्टिकल है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल, बस राइट टू इक्वलिटी द विल ऑफ चेंज इन कर्नाटका। देखिए क्या बताया जा रहा है। कर्नाटका में जो फीमेल है, कर्नाटका छोड़िए पूरे भारत में देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो वुमेन्स है, वुमेन्स की राइट्स की बात की जाती है। वुमेन्स को कहा जाता है कि वर्किंग पार्टिसिपेशन क्या है इनकी कम है। ठीक है, वर्किंग पार्टिसिपेशन क्या है, कम है। तो इनकी वर्किंग पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए क्या किया है, अलग अलग स्टेट्स क्या करती है, अलग अलग तरीके से अपने स्कीम्स को इंट्रोड्यूस करती है, जिससे कि वुमेन की पार्टिसिपेशन जो है वो इंक्रीज हो हमारे वर्कफोर्स में। क्योंकि हमें पता है हमारा जो कंट्री है वो एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है। ठीक है, और उस एग्रीकल्चर में जो बड़ा हिस्सा है वो एक वुमेन जो है आज के टाइम पे भी जो है वुमेन को वर्क प्रोवाइड कर रही है। लेकिन अगर वुमेन मैन के इक्वल हो जाए और उनको भी बाहर जाने की अनुमति मिले कि वो भी अदर जगह पे जाके वहां पे वर्क कर सके, तो ये जो है कंडीशन जो है इक्वलिटी की तरफ हम क्या करेंगे, बढ़ेंगे। लेकिन इसी चीज को हम लोग अचीव करने में थोड़े से असक्षम हो रहे हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, बहुत सारे जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपनी अपनी स्कीम निकालते हैं, चाहे वो कर्नाटका हो, चाहे वो कर्नाटक के बाद दिल्ली हो, या फिर आपके अलग अलग जो स्टेट्स है पंजाब और तमिलनाडु, जिन्होंने इस तरह की जो स्कीम्स वगैरह निकाली है कि फ्री बस राइड जो है वुमेन्स को दी जाए, तो वो किस तरीके से रैशनली यहाँ पे बात की जाएगी, किस तरीके से ये रैशनल है या नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें वुमेन्स की, तो जैसे मैंने बताया स्टेट्स अपने लिए अलग अलग स्कीम निकालती है ताकि जो वुमेन्स है उनको कहीं ना कहीं बेनिफिट हो और वो वर्किंग पार्टिसिपेशन में हमारी क्या करे, योगदान करे, जिससे कि हमारी जो स्टेरियोटाइप के जो चैलेंजेस है उसको क्या किया जाए, खत्म किया जा सकता है। ठीक है, इस स्कीम में अगर हम कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका में कौन सी स्कीम है, शक्ति स्कीम है, जो कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी। ठीक है, कर्नाटका के टाइम पे, जिसको अभी जो है कहीं ना कहीं चेंजेस कहीं ना कहीं नजर आता हुआ हमें दिख रहा है। अब यहाँ पे चेंजेस किस तरह की, जो हमारी पेट्रियार्कल सोसाइटी है उसकी माइंडसेट जो है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चेंजेस नजर आ रही है उनमें। ठीक है, जेंडर स्टेरियोटाइप उसको कहीं ना कहीं इसने कम किया है, स्टेरियोटाइप को। वुमेन के पार्टिसिपेशन जो है वो इंक्रीज किया है। ठीक है, पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन वर्किंग इंक्रीज किया है। और इसके साथ साथ जो वुमेन्स की एजुकेशन सेक्टर में भी इनहेंस हुआ है। क्यों, अगर देखिए, अगर 2 पड़ोसी लोग हैं, ठीक है, सपोज कीजिए ये है और एक ये है, ये पड़ोसी दोनों देख रहे हैं, इनके जो फैमिली के बच्चे हैं, गर्ल्स जो है वो कहीं ना कहीं क्या कर रही है, एजुकेशन ली है, और एजुकेशन लेने के साथ साथ वो क्या कर रही है, अब जॉब कर रही है, जॉब से कहीं ना कहीं इनकम कर रही है। तो ऑटोमेटिकली ये जो फैमिली होगी वो भी अपने बच्चों को क्या करेगी, इनरोलमेंट करने की कोशिश करेगी, जिससे कि वो भी, उनकी जो लड़की हो वो भी क्या करे, जॉब करे। इससे क्या होगा, जो स्टेरियोटाइप है उसको खत्म करने में हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है,
बहुत सारी ऐसी चीजें प्रॉब्लम भी देखी जा रही है, क्योंकि ये जो स्टेट जो है इस तरह की स्कीम निकालती है, क्या इसका इफेक्ट सीधा हमारे फाइनेंशियल पर नहीं पड़ता है? एक्चुअली में देखा जाए तो वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है, लेकिन फाइनेंशियल जो आपकी डेफिसिट है वो कहीं ना कहीं इससे बर्डन पड़ रहा है। जो आप गवर्नमेंट जो खर्चा कर रही है, जैसे कि बस वगैरह की, उसकी मेंटेनेंस की खर्चा, बस वगैरह की खर्चे करते हैं जो आपकी गवर्नमेंट, क्या उनकी मेंटेनेंस के खर्चा जो है, क्या अगर आप वुमेन की बिल्कुल ही फीस ना लो, क्या निकल पाएगी? क्योंकि आज के टाइम पे अगर आप दिल्ली जैसे शहरों में देखें तो बसों की हालत क्या है, काफी ज्यादा बेकार है। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे सिर्फ पैसे किससे लिए जा रहे हैं, जो इनक्वालिटीज है हमें भी अभी कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन की तौर जो है आज के तौर पे देखा जा रहा है, कि जो मैन है वो क्या करते हैं, पैसे देते हैं, जबकि वुमेन जो है यहाँ पे फ्री ट्रेवल करती है, जिसकी वजह से अगर बस की हालत देखा जाए तो आप देखेंगे कि बस की हालत कहीं ना कहीं खराब हो चुकी है। ठीक है, एक तो ये मेंटेनेंस खर्चा, तो इसका जो मेंटेनेंस का खर्चा है वो सीधा किस पे पड़ता है, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, जिसके वजह से उनकी फैसिलिटी जो फाइनेंशियल डेफिसिट है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। अगर हम बात करें शक्ति स्कीम की, तो इसमें क्या क्या बताया गया है इसके बारे में जरा बात कर लेते हैं। देखिए, इससे माना कि सभी वुमेन्स को क्या हुआ है, फायदा हुआ है। ठीक है, क्योंकि जो बस यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो उनके लिए भी ये फायदेमंद हुआ है, और साथ ही साथ वुमेन फ्रेंडली भी कहीं ना कहीं इंक्रीज हुआ है। वुमेन को जो स्पेस नहीं मिल पा रही थी, कहीं ना कहीं आज के टाइम पे वो चीज मिल पा रही है, कि वुमेन जो है घर पे रह रही थी, उनको क्या करना पड़ता था, डिपेंड होना पड़ता था अपने हस्बैंड पे या अपने फादर पे, कि कहीं पे भी बाहर निकले तो उनके लिए पैसे मांगना पड़ता था। लेकिन अब क्या है, अब वो इस चीज के लिए पैसे नहीं मांगती है, और कहीं ना कहीं वो इस चीज को अब सेविंग करती है। जो शक्ति स्कीम है, उन्होंने कहीं ना कहीं जो शक्ति स्कीम है उसके अंडर में इस चीज को कहीं ना कहीं एक स्टेप आगे बढ़ाया है। ठीक है, और वुमेन एम्पावरमेंट को कहीं ना कहीं पब्लिक स्पेस में क्लेम किया है। ठीक है, अगर हम डेली वेजेस लेबर देखें या सैनिटरी वर्कर देखें, ये सारे जो हाउस मेड वगैरह होते हैं वो भी कहीं ना कहीं इस स्कीम की काफी ज्यादा बेनिफिट जो है ले रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो वुमेन है वो कहीं ना कहीं एडवांटेज पोजीशन पे, और इनको कहीं ना कहीं एम्पावर करने का काम भी किया जा रहा है। और ये जो पॉलिसीज है वो क्या है, पूरी तरह से फेमिनिस्ट पॉलिसी की तरह, जो पॉलिटिकल की तरह देखा जा रहा है। उसी तरह से अब इनके सक्सेस के बाद अलग अलग स्टेट्स में भी क्या किया है, अपने यहाँ पे इस तरह की इनिशिएट लिया है। जैसे 2019 में गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने इनिशिएट लिया था, ठीक है, फ्री ट्रैवल देने में। वहीं 2021 में आपके गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और तमिलनाडु में इस तरह की पॉलिसीज को इंक्लूड किया था। ठीक है, और अगर बात की जाए इनिशिएट 3 डेज में लगभग 98,58,518 वुमेन जो है उसने उन्होंने कहीं ना कहीं इस स्कीम का जो है लाभ लिया था, यानी कि 98 लाख जो वुमेन्स है उन्होंने कहीं ना कहीं इसकी बेनिफिट जो है लिए थे। अगर इन इसके पॉपुलरिटी की बात करें, वुमेन की पॉपुलरिटी के अलावा इसमें कुछ प्रिंसिपल्स जुड़ के आते हैं, जैसे रैशनल तरीके से क्या दे रहे हो, जो ऑब्जेक्शन है वो कहीं ना कहीं क्रिटिक्स जो है हमेशा ऑब्जेक्शन करते रहते हैं। ठीक है, जो दो ऑब्जेक्शन जो है क्रिटिक्स जो है यहाँ पे बात की जाती है कि ये इनको जो है फ्री वीज में इंक्लूड किया जाए या नहीं किया जाए। गवर्नमेंट जो ये पैसा खर्च कर रही है ये क्या फ्री वीज है? ठीक है, दूसरी ऑब्जेक्शन, क्या पॉलिसी जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रही है? क्या पॉलिसी जो है पूरी तरह से डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रही है मैन और वुमेन में? क्योंकि मैन को यहाँ पे पैसे देके जाना पड़ रहा है, जबकि वुमेन को जो है फीमेल को जो है कहीं ना कहीं आपको पैसे नहीं देना पड़ रहा है। ये कहीं ना कहीं हमारे आर्टिकल 15 को कहीं ना कहीं वॉयलेट करते हुए नजर आ रहा है। तो इस चीज की यहाँ पे बात की जा रही है। अगर हम बात करें फ्री वीज की, यहाँ बताया जा रहा है नॉट ए फ्री वीज। क्यों? देखिए, उसके बारे में कॉन्सेप्ट को जरा समझिए तो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या बताया जा रहा है, अगर हम फ्री वीज को अगर तरीके से देखें तो ये जो मिस कैरेक्टर किया जाता है इनको मेजर किया जाता है सोशल पॉलिटिकल फ्रेमवर्क पे। अगर हम देखें बहुत सारे ऐसे स्टेट फंडेड जो काम है वो कहीं ना कहीं फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, जैसे आपकी स्कूल्स, पब्लिक स्कूल्स, ठीक है, जो कि एजुकेशन देती है फ्री में, पब्लिक हॉस्पिटल जो कि ट्रीट करती है फ्री में, ठीक है, पार्क वगैरह जो पब्लिक पार्क होते हैं वो भी फ्री में हो रही है। अगर बहुत सारे रोड्स या प्राइवेट चीजों को देखा जाए, प्राइवेट व्हीकल को देखा जाए, वो भी क्या है, फ्री है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि लिटरली सारी चीजें हमारी लगभग लगभग बहुत सारी चीजें क्या है हमारे लिए फ्री है। ठीक है, लेकिन ये फ्री किस वजह से? इसका जो पैसा है कोई ना कोई तो चुका रहा होगा। वो कौन चुका रहा है? वो आपके टैक्स पेयर चुका रहा है। कौन चुका रहा है? टैक्स पेयर। टैक्स पेयर कहीं ना कहीं यहाँ पे स्कूल के लिए, हॉस्पिटल के लिए, पार्क्स के लिए, रोड्स के लिए क्या कर रहे हैं, आपको प्रोवाइड कर रहे हैं मनी को। ठीक है, टैक्स पेयर अपनी मनी से क्या करते हैं, इनके लिए प्रोवाइड करते हैं।
तो अब अगर इन चीजों के लिए वो फ्री में पैसा दे रहे हैं तो इसका मतलब वो बस के लिए भी क्या कर सकते हैं, फ्री में क्यों नहीं दे सकते? ठीक है ना। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट जो है लेके चले। तो ये कारण है क्यों गवर्नमेंट जो है वो अलग अलग लेवल पे पैसा खर्च करती है, चाहे वो स्कूल्स हो या हॉस्पिटल्स हो। ठीक है, तो वो क्या करती है, वो जो टैक्स पेयर है उनकी जो फंडिंग होती है उनको बेटर तरीके से लगाने का यहाँ पे काम कर रही है। और जो यहाँ पे शक्ति स्कीम का एम क्या है, वो कहीं ना कहीं जेंडर इक्वलिटी को कहीं ना कहीं इक्वल पे लाने के लिए, क्योंकि आज के टाइम पे जो हम लोग जो पेट्रियार्कल सोसाइटी में रहते हैं जिसमें वुमेन्स को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है, तो कहीं ना कहीं वहां इक्वलिटी लाने की बात की जा रही है। ठीक है, उनके ट्रैवल को अफोर्डेबल बना के उनको ये सारी चीजें बेनिफिट जो है देने की बात की जा रही है। ऑब्वियसली ये बात है कि वो दूसरी जो हमारी, जैसे हमने बात की थी, जो दूसरी क्रिटिक्स है वो कि आर्टिकल 14 को वायलेट कर रही है, जिसमें कि ये बताया गया है कि डिस्क्रिमिनेशन जो कि ग्राउंड हो, कोई भी ग्राउंड हो, वो चाहे वो सेक्स के आधार पे, कास्ट के आधार पे या फिर आपके रिलीजन के आधार पे आप नहीं कर सकते डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन फिर भी क्या कर रहा है, ये बेटर वुमेन्स को बेटर करने में हेल्पफुल कर रहा है, क्योंकि जब तक बेटर पोजीशन पे नहीं पहुंचती तब तक कहीं ना कहीं ये हेल्पफुल है आज के टाइम पे भी। मैंने दो एस्पेक्ट को लेके चल रहा हूँ, इसमें प्रॉब्लम भी बताया आपको, यहाँ पे नुकसान जो इसके बेनिफिट है उसको भी बता रहा हूँ। ये कहना सही है कि जो अलग अलग मैन है या वुमेन है उनके लिए प्राइस जो है अलग अलग सेट हो रखा है, लेकिन हर केस में हम लोग डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं तो ये बात सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अभी भी देखा जाए तो वुमेन की पोजीशन क्या है, लो है। तो इसलिए इसको अगर डिस्क्रिमिनेशन कहेंगे तो यानी कि हर एक वो चीज लो गड़बड़ होगी जिसमें वुमेन्स को रोका जा रहा है। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो है बताई जा रही है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें कहीं ना कहीं पॉलिसीज को जो है इस तरीके से फ्रेमवर्क करना चाहिए ताकि लोगों के बीच में जो है अवेयरनेस जो है वो ज्यादातर फैले। क्योंकि आज की जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है उस सोसाइटी को हमें क्या खत्म करके एक नई सोसाइटी की तरफ बढ़नी है, एक नए फॉरवर्ड लुकिंग की तरफ बढ़नी है। क्योंकि जब तक हम लोग इनके पुरानी चीजों को, ख्यालों को खत्म नहीं करेंगे तब तक हम आगे क्या है नहीं सोच पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल है कोर कंफर्ट। कोर कंफर्ट यानी कि यहाँ पे बात की जा रही है किस तरीके से जो गवर्नमेंट है वो एफर्ट कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर में और उसकी रिजल्ट कहीं ना कहीं निकल के आ रही है। अगर हम लोग कोर सेक्टर की बात करें, हम लोग के 8 कोर इंडस्ट्रियल सेक्टर है, 8 कोर इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसकी ऑर्डर क्या है। कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि कोर सेक्टर की ऑर्डर जो है वो क्या है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आ रखा है कि आप सबसे पहले किसका वेटेज है और लास्ट तक किसका वेटेज है, आपको पूरा कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए, तो क्या बताया जा रहा है, जो इंडिया की 8 कोर सेक्टर है उसको कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ करने की बात की गई है और वो कहीं ना कहीं बढ़ा भी है नजर आता हुआ जून में। ठीक है, अगर हम ओवरऑल देखे जाए कि साल दर साल यानी कि पिछले साल के मुकाबले इस साल की जो प्रोडक्शन की एस्टीमेट है वो कहीं ना कहीं हाई रही है, 8.2% रही है। अगर हम 7 सेक्टर की बात करें जिसमें हमारी स्टील भी है, सीमेंट भी है और इलेक्ट्रिसिटी भी है, इन्होंने कहीं ना कहीं क्या दिखाया है, हमें बढ़ते हुए नजर दिखाया है। अगर हम स्टील की बात करें जो थर्ड लार्जेस्ट कंस्टिट्यूएंट है इंडेक्स में, 8 कोर इंडस्ट्री में, उसने कहीं ना कहीं जस्ट अंडर 18%, तो उसकी ग्रोथ जो है वो कितना है, जस्ट अंडर 18% थी। वाज स्टैंड आउट परफॉर्मेंस। आउटपुट की कितना दिखा रहा है, जो बढ़ा है 21.9% तक। ठीक है, तो ये चीज बता रहा है। अगर हम सीमेंट की बात करें वो भी कहीं ना कहीं डबल डिजिट तक हमें पहुंचते हुए नजर आ रहा है। ठीक है, और डबल डिजिट तक पहुंचते हुए इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन इसमें डिमांड भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ती जा रही है। धीरे धीरे डिमांड भी क्या हो रही है, इनकी बढ़ती जा रही है। ठीक है, और साथ ही साथ अगर हम 2 महीने की बात करें, 2 महीने में मानसून ने कहीं ना कहीं चीजों को खराब किया, लेकिन फिर भी मानसून ने भी चीजों को खराब करने के साथ साथ इसकी डिमांड भी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। वहीं अगर स्टील और सीमेंट दोनों की बात की जाए, अप्रैल जून की पीरियड में यहाँ पे ग्रोथ कितनी दिखी गई, 15.9% और 12.2% की ग्रोथ जो है देखी गई है। यानी कि कहने का मतलब है जो कोर इंडस्ट्री है कहीं ना कहीं हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर को ज्यादा बढ़ा रहा है। ठीक है, ये चीज समझ में आती है। अगर दो कंस्ट्रक्शन एसेंशियली कंटिन्यूसली इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की बात करें, कहीं ना कहीं ये जो है कहीं ना कहीं डिमांड को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। ठीक है, कौन, आपके कोल, स्टील और सीमेंट। ठीक है, चाहे वो किसी का भी इफेक्ट पड़े।
टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें सेंटर की, उसने भी कहीं ना कहीं जंप किया है मोर देन 62% पिछले साल के मुकाबले, और ऑलमोस्ट 24% प्रीसीडिंग मंथ के मुकाबले, यानी कि 1.10 लाख करोड़ इंक्रीज जो है किया है। और ये डाटा कौन बता रहे हैं? आपके कंट्रोल जनरल ऑफ अकाउंट के डाटा जो ये यहाँ पे शो कर रहे हैं, तो यानी कि वैलिड डाटा है। वहीं अब तो बात होगी इन दोनों की, यानी कि स्टील की और सीमेंट की। अब बात करते हुए इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रिसिटी जो हमारी क्या है, फिफ्थ कोर इंडस्ट्री है, उसमें भी कहीं ना कहीं इंक्रीज देखने को पड़ रही है, चाहे वो साइक्लोनिक कंडीशन ही क्यों ना आया। गुजरात में आपको पता है साइक्लोनिक कंडीशन आया, फ्लड आया, जिसके वजह से क्या हुआ है, सारी जो बिजली है ठप पड़ गए, लेकिन उसके बावजूद भी क्या हुआ है, इनमें इंक्रीजमेंट देखा गया है। ठीक है, और इंक्रीज के साथ साथ डिमांड भी कहीं ना कहीं बढ़ी है। जहां पे हम कोल के आउटपुट की बात करें, वहां पे कहीं ना कहीं 9.8% जो है वो इंक्रीज हुआ है। कोल में अगर हम देखे जाए तो 9.8% की जून में इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, अगर ऑफिशियल डाटा की बात करें ट्यूसडे में जो दिखाया गया, जिसमें जुलाई में मोर देन 14% की तरफ बढ़ा है। तो ये सारी चीजें क्या कर रही है, कोल की डिमांड को कहीं ना कहीं एक्सटेंड कर रही है हमारी इलेक्ट्रिसिटी के लिए। हम लोग कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी को कंजप्शन के लिए मोस्टली हमारी किस पे आती है, 76 या 78% जो है हमारी कोल से आती है। तो इसका मतलब क्या है, हम लोग जो डिमांड है कोल की उसको इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि हम कोल को कहीं ना कहीं मंगाने में या इंपोर्ट करने में जो है इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपको पता है कोल जो है हमारी मोस्टली ऑस्ट्रेलिया से आता है। ठीक है, और जिसके वजह से बहुत सारे तो पंगे ही हुए हैं। ठीक है, तो बात की जाए दूसरे सेक्टर की, दूसरे डाटा की, जो 8 कोर सेक्टर में, तो उन्होंने कुछ एरिया को कंसर्न तो किया है, जो कि हमारे, हम जैसे बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ना है, तो कहीं ना कहीं इसमें जो ऑयल सेक्टर वगैरह है वो हमारे लिए अभी क्रूशियल हो रखा है, क्योंकि उसमें हम लोग क्या करते हैं, क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते हैं। लेकिन एक्चुअली में हमें क्या हो रही है रिक्वायरमेंट, जो हम लोग ऑयल है, जो हम लोग क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल को हम लोग क्या करते हैं, रिफाइनिंग करके बेचते हैं। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम क्या है, जो क्रूड ऑयल का जो है, जो आपका प्रोडक्शन है, जो आपका क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन है, वो क्या हो रहा है, 13 स्टेट मंथ में देखा जाए तो 0.6% की कॉन्ट्रेक्शन हो रही है, यानी कमी हुई है। जिसके वजह से जो हमें रिफाइनरी प्रोडक्ट है, जो हमारी हाई वेटेज है, कितने 28% जो है वेटेज है इसका, तो उसमें हमें क्या दिख रहा है, हमें कॉन्ट्रेक्शन दिख रहा है। ठीक है, तो इसके लिए पॉलिसी मेकर को यहाँ क्या बताया गया, पॉलिसी मेकर को ये टास्क करना चाहिए जिससे कि वो कट आउट इंश्योर द पॉलिसी इन्वायरमेंट रिमेन सपोर्टिव स्पेशली टाइम व्हेन ग्लोबल डिमांड पर्टिकुलरली अनसर्टेन। जब पर्टिकुलरली अनसर्टेन हो रखी है तो आपको उस हिसाब से भी काम करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल है बिग कंसर्न ओवर बिग कैट। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भैया टाइगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, और उसके साथ साथ मैन और एनिमल का कॉन्फ्लिक्ट भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। कैसे, अभी आपकी एनसीटीए की रिपोर्ट आई है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की रिपोर्ट आई है, जिसमें टाइगर की संख्या जो है मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है, 750 के 800 के करीब है, और वहीं पे सेकंड राउंड में अगर देखा जाए, सेकंड में आपके कर्नाटका है। ठीक है, तो अब जो है टाइगर की संख्या पहले तो कम थी, अब क्या होगी, बढ़ गई है। तो उसके लिए कंसर्न क्या बढ़ रहा है कि आपको प्रोटेक्शन किससे, मैन से और एनिमल से। ठीक है, इन दोनों से किस तरह से प्रोटेक्शन, तो यही प्रोटेक्शन क्या करेंगे, मैन एंड एनिमल की कॉन्फ्लिक्ट को क्या करेंगे, रोकेंगे। अब आप किस तरीके से कोर एरिया को डिसाइड कर रहे हो, किस तरीके से हैबिटेट एरिया को डिसाइड कर रहे हो, किस तरीके से ट्रांजिशन एरिया को डिसाइड कर रहे हो, वो चीज गवर्नमेंट के ऊपर है कि किस तरीके से जो मैन और एनिमल की कॉन्फ्लिक्ट है वो कहीं ना कहीं कम हो जाए। क्योंकि हमारे एक टाइम पे क्या हुआ था, टाइगर की संख्या बहुत कम तक आ गई थी, 1400 तक आ गई थी। उसके लिए हमने टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर चलाया, जिसमें हमने टाइगर रिजर्व बनाया और उसमें टाइगर को इंक्लूड करना स्टार्ट किया, जिससे आज के टाइम पे अगर हम देखे जाए तो हमारे यहाँ पे 3600 के करीब टाइगर जो है इंक्रीज हुए हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि आप टाइगर की संख्या तो बढ़ा लिए, क्या उसको जो कॉन्फ्लिक्ट आने से रोक रहे हो, कॉन्फ्लिक्ट आने से क्या स्टेप ले रहे हो जिससे कि वो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ना हो। अगर हम पहले अगर बात करें तो जो कर्नाटका था वहां पे कहीं ना कहीं मिनिमम टाइगर एस्टिमेट किया गया था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा,
जो सिर्फ कैमरा ट्रैप के इमेज में बताया गया। लेकिन एनसीईआरटी की जो डाटा आई है जिसमें 563 डाटा बताई गई है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एविडेंस के थ्रू बताया गया है। अब लेकिन कहां कहां पे ये चीज बताया गया, सबसे ज्यादा अगर बताया जाए बांदीपुर टाइगर रिजर्व, जो आपको याद रखना है कहां पे है, कर्नाटक। और दूसरा अगर बात की जाए बांदीपुर में क्या बताया गया है, और दूसरा आपके टाइगर रिजर्व जो है नगरहोल टाइगर रिजर्व। ठीक है, अब देखिए यहां क्या बताया गया, जो प्रोटेक्शन है यहाँ पे लगभग 50 साल पहले से ही स्टार्ट हुई है। बांदीपुर को क्या किया गया है, अंडर प्रोटेक्शन बाय महाराज कब लाया गया था, 1941 पे, जब ये सिर्फ कितने 800 स्क्वायर मीटर था। ठीक है, एज वेन्यूगोपाल वाइल्ड लाइफ पार्क के। अगर वही नगरहोल को देखा जाए उसको प्रोटेक्शन में कब लाया गया, 1950 में। बांदीपुर और नगरहोल टाइगर रिजर्व में दोनों मिलाकर 563 में से 290 तो यहीं पे ही है। 563 में से 290 यानी कि 300 के लगभग तो यहीं पे ही है। जबकि यहां पे अगर बात करें 136 विलेज जो है, गांव जो है वो 1 किलोमीटर की रेडियस में है, जो कि बांदीपुर में है। ठीक है, और साथ ही साथ नगरहोल के भी, और उनके साथ साथ उनकी लाइफ स्टॉक भी है। तो और ये लाइफ स्टॉक का इस्तेमाल कौन करते हैं, टाइगर, जो कहीं ना कहीं प्रे के लिए करेंगे। तो ये कम्युनिटी के लिए क्या हो जाएगी, एक कंसर्न जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ा देगी, और इसके वजह से मैन एनिमल का कॉन्फ्लिक्ट जो है ज्यादा होगा। जिस तरीके से हम लोग एलिफेंट की हैबिटेट में देखते हैं, जो लोकल कम्युनिटी होती है वो सफर होते हैं कि क्रॉप डैमेज से, कहीं उसकी वजह से क्या होती है, जो एलिफेंट होती है या जो ह्यूमन होती है उनकी डेथ होते हैं, और चाहे एनिमल हो चाहे ह्यूमन हो उनकी डेथ क्या होती है यहाँ पे होती है। अगर हम बात करें, अगर हाई प्रे जो है कहीं ना कहीं उसकी रेंज को क्या किया जाए, कम किया जाए, कहाँ पे, रेजिडेंट टाइगर पे, एंड प्रोपिनेंट स्ट्रे इनटू मैन हैबिटेट। और क्या करें, हम लोग को क्या करना है, रिड्यूस करना है रेंज ऑफ रेजिडेंट टाइगर। जहां टाइगर रहते हैं उस एरिया को थोड़ा सा आप कम कीजिए, उसको कहीं और रिलोकेट कीजिए, क्योंकि आपके पास अलग जगह है। आप ये नहीं कि एक ही जगह पे सारे टाइगर को इकट्ठा करके रखो, आप चाहे तो दूसरे आपके टाइगर रिजर्व वहां पे शिफ्ट कर सकते हो जहां पे कम है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे जो टाइगर की जो मैन एनिमल की कॉन्फ्लिक्ट है उसमें कहीं की दिख जाएगी। जो हाई डेंसिटी टाइगर पर स्क्वायर किलोमीटर जो बता रहे हैं बांदीकुई और नगरहोल में ऑलरेडी कितने 7.97 टाइगर है, और जबकि 10.88 टाइगर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर की बात की जा रही है। मतलब इतनी ही एरिया में आपके सोच लीजिए 8 टाइगर करीब करीब रहते हैं। ठीक है, 8 से 11 टाइगर, यानी कि बांदीपुर में आपके 8 और यहाँ पे नगरहोल में आपके 11 टाइगर जो है रहते हैं। ठीक है, तो और क्या बताया जा रहा है, ये खतरा किसके लिए हो सकता है, आपके पॉपुलेशन के लिए। तो पॉपुलेशन को और पे पॉपुलेशन इनको क्या करनी पड़ेगी, एफर्ट करनी पड़ेगी, जिसके वजह से इनके प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती है कॉन्फ्लिक्ट की। एक्सपर्ट ने यहां की आर्टिफिशियल इंटरवेंशन की बात की है, हैबिटेट मैनिपुलेशन, जिसमें पॉपुलेशन ऑफ टाइगर प्रे जो है उसको कहीं ना कहीं ऑगमेंट पे रखा गया है। अगर हम बात करें, इन्होंने क्या और बताया, अगर टाइगर की डेंसिटी इंक्रीज होती है तो उनको कहीं ना कहीं एडवर्सली इंपैक्ट पड़ेगा किस पे, आपके पॉपुलेशन पे जो वहां पे रह रहे हैं, जैसे कि आपके लेपर्ड पे, ढोल्स पे, इन लोगों पे और ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, यानी इन जानवरों पे और ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये कर्नाटका के लिए क्या होने वाली है, लॉन्ग टर्म चैलेंजिंग होने वाली है, और उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, कॉरिडोर की कनेक्टिविटी स्ट्रेंथनिंग करनी पड़ेगी, डेंसिटी को कम करनी पड़ेगी, और साथ ही साथ इनको फैसिलिटेट करना पड़ेगा, ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और गांव के लोगों को अवेयरनेस भी रखना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीजें जो है यहाँ पे करनी पड़ेगी। अगर हम बात करें एनटीसीए की, वो कहीं ना कहीं प्रपोजल को यहाँ पे सपोर्ट कर रही है कि जो एडिशनल इन्वॉयलेंस है, इन्वायलेट है स्पेस का, उसको कहीं ना कहीं बनाया जाएगा, जहां पे दोनों ही टाइगर भी और उसके प्रे भी कहीं ना कहीं सर्वाइव करेंगे। और इसमें मलाई महादेश्वर हिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लिंक किया जाएगा किसके, कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के साथ, जो इसके नॉर्थ में है, और सत्यमंगला टाइगर रिजर्व जो तमिलनाडु में है वो इसके साउथ में है। ठीक है, तो इन सब चीजों को क्या किया जाएगा, इंक्लूड किया जाने की बात की जाएगी, और इससे क्या होगा, वाइल्ड लाइफ जो हैबिटेट है उनको एक अच्छी जगह मिलेगी जिससे वो सर्वाइव कर सके, इको सिंथेटिक जोन बना सकते हैं, और अपनी जो है एंथ्रोपोजेनिक की जो है एक्टिविटीज वगैरह जो है वो भी कर सके।
ठीक है। अगर एनसीटीए की रिकॉर्ड की बात करें तो 373 कर्नाटका का जो 563 टाइगर है वो कहाँ है, 5 रिजर्व में है, बांदीपुर, आपके नगरहोल, भद्रा, बीआरटी एंड काली। और यहाँ पे 66% जो है टाइगर है, और लगभग 78% जो टाइगर है, टाइगर्स इन टाइगर रिजर्व, जो टाइगर रिजर्व में कॉन्सेंट्रेट है वो कहाँ है, बांदीपुर और नगरहोल में। और जो रिमेनिंग है वो कहीं ना कहीं 17 अलग अलग जगह पे, 17 नॉन टाइगर रिजर्व पे कहीं ना कहीं है। तो यानी कि सोचिए 17 अलग जगह पे सिर्फ 22% और 2 जगह पे 78%, तो काफ़ी डिफरेंस बनता है, और इससे मैन एनिमल की कॉन्फ्लिक्ट जो है कहीं ना कहीं लाजमी है। चलिए आगे बात करते हैं, क्लाइमेट फाइनेंस एड अनदर लेयर ऑफ इनइक्वालिटीज टू क्लाइमेट चेंज। तो क्या बताया जा रहा है, देखिए क्लाइमेट फाइनेंस इस टाइम पे काफ़ी जरूरी है, क्योंकि आप अगर क्लाइमेट फाइनेंस नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब आप क्लाइमेट चेंज को इंक्रीज कर रहे हो, और उस क्लाइमेट चेंज की इंक्रीजमेंट होने की वजह से इनइक्वालिटी जो है वो ज़्यादा आती है। क्योंकि कुछ देश तो इसके ऊपर काम करे, लेकिन हर देश इस पे काम नहीं कर रहा है। अगर आप डाटा देखेंगे, अगर आप यहाँ पे डाटा देखेंगे तो क्या बताया जा रहा है, सब सहारा जो है हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट कर रहा है क्लाइमेट फाइनेंस पे, जिसमें 1.3% है इसके जीडीपी का। वहीं ईस्ट एशिया और पैसिफिक की बात करें 1% है, और साउथ एशिया की बात करें 0.9% है। वहीं यूएस और कनाडा जैसे देश है, वहां पे सिर्फ इन्वेस्टमेंट 0.3% है उनकी जीडीपी का, और जबकि उन्होंने सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं यहाँ पे क्लाइमेट में योगदान दिया है बढ़ाने में। क्लाइमेट जस्टिस एक्टिविटी क्या कर रही है आज के टाइम पे, कैंपेन वगैरह कर रही है वर्ल्ड में, जिससे कि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट जो कंट्री है वो कहीं ना कहीं अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाए, जिससे वो एडेप्टेशन और मिटिगेशन को, जो उन्होंने क्लाइमेट चेंज के द्वारा लाया गया है कि इंक्रीजमेंट हुई है, उसको कहीं ना कहीं मिटिगेट किया जाए, उसको कहीं ना कहीं एडेप्टेशन किया जाए। उसके लिए बात चल रही है कि आप क्लाइमेट फाइनेंस को क्या कीजिए, इंक्रीज करिए। जैसे अलग अलग कंट्रीज वगैरह, जैसे सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज, लैटिन अमेरिका कंट्री, साउथ एशियन कंट्रीज को कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा खतरा है, और इनको इन किससे कि इनको क्लाइमेट डिजास्टर जो है काफी ज्यादा अभी भी देखने को मिल रहे हैं। अगर हम वहीं कंट्री नॉर्थ अमेरिका और यूरोप की बात करें, वो भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कंटिन्यूसली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ज्यादा, लेकिन उतने से काम नहीं चलने वाला। ठीक है। अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन की, पर कैपिटा एमिशन जो है 1980-22 के बीच में बहुत सारी रीजन में सबसे ज्यादा बढ़ी है, जैसे अफ्रीका वगैरह हो गया, एशिया हो गया, एशिया में चाइना और इंडिया को मिला के, और साउथ अमेरिका और भी कंट्रीज वगैरह में इंक्रीज हुआ है। अगर हम बात करें इसके बेसलाइन टारगेट की, जो कि कार्बन एमिशन को कितना बनाना चाहिए, 2.3 पर कैपिटा रखना चाहिए, जो कि हमारे 1.5 डिग्री सेल्सियस के क्लाइमेट चेंज को रोक सकता है। मतलब हमें जो क्लाइमेट चेंज इंक्रीज हुआ है टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रोक सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, डिटरमाइन इंस्टीट्यूशन यूरोपियन इन्वायरमेंटल पॉलिसी, लेकिन इतना नहीं हो पा रहा है, हम इससे ज्यादा ही क्या कर देते हैं, एमिशन कर देते हैं। अगर ग्लोबल एवरेज की एमिशन की बात करें, पर कैपिटा भी अगर देखा जाए कि डबल है टारगेट से, ठीक है, जहां पे कितना बताया जा रहा है, 4.7%। ठीक है, अगर एमिशन की बात की जाए काफी ज्यादा है, जो कि आपके सिंस 2010 से आपके लगातार चलते आ रहा है। अगर वहीं अफ्रीका और इंडिया की बात करें, दोनों कहीं ना कहीं कंसिस्टेंटली इसके अंडर में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये दोनों क्या कर रहे हैं, अपनी कार्बन एमिशन को इंक्रीज कर रहे हैं। चाइना ने इसको तो 2004 में इंक्रीज किया था, कहने का मतलब 2004 से चाइना कहीं ना कहीं 4.7% तक बढ़ रही है। ठीक है। और अगर बात करें ओवरऑल एमिशन की, यूएई, यूएसए कहीं ना कहीं वो कम हो रहे हैं, और 2021 तक ये कंट्री क्या हो जाएंगे, हाईएस्ट एमिशन पर कैपिटा जो थे वो थे, मतलब उस टाइम पे ज्यादा थे 2021 तक, जो कि 21 पॉइंट टन एंड 14.9% जो टन जो है वो कार्बन जो है निकाल लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करने की जरूरत है, कहीं ना कहीं आपको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। अगर हम फंड वगैरह को क्लाइमेट मिटिगेशन या एडेप्टेशन में नहीं लगाएंगे तो वो क्या होगा, हमें और ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगा। अगर हम बात करें ग्लोबली साउथ से पैसा कहाँ कहाँ से आता है, इंटरनेशनल मल्टीलेटरल क्लाइमेट से, जैसे ग्रीन क्लाइमेट फंड, क्लीन टेक्नोलॉजी फंड, इन सब चीजों से फंड आता है। लेकिन क्या ये फंड इतने ही सुटेबल है, यूजफुल है, पूरी तरह से यूजफुल नहीं है, कुछ हद तक रोकने के लिए काफी है। ठीक है। अगर हम बात करें ये जो सोर्स है वो ग्लोबल साउथ की, वो मोस्टली कहां से आती है, इकोनॉमिकल डेवलप्ड कंट्री की तरफ। अगर हम चार्ट 3 की बात करें तो वहां पे क्या बताया जा रहा है, टोटल अप्रूवल फंड जो है वो एक्चुअली फंड से जो डिस्ट्रीब्यूट किया बने वाला है हर रीजन में, उससे कहीं ना कहीं अलग दिखता है।
2003 की बात करें, यहाँ पे 3.3 बिलियन जो है अप्रूव किया गया था डिस्पर्स करने के लिए टू साउथ एशिया में, लेकिन 1.3 को ही एक्चुअली डिस्पर्स किया गया, मतलब 1.3 बिलियन को ही सिर्फ बांटा गया। अगर हम बहुत सारे रीजन की बात करें, वो सिर्फ 40% जो है अप्रूवल फंडिंग को ही पाते हैं, पूरी परसेंट जितने भी अप्रूवल होना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है। अब बात करते हैं चार्ट नंबर 4 की, क्या बताया जा रहा है यहाँ पे। कल क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स की बात कर रहा है कंट्री की, कि कितना ज्यादा वो रिस्क में, डेप्ट डिस्ट्रेस में, ठीक है। क्योंकि आप क्लाइमेट चेंज करने के लिए क्या करोगे, कहने के बाहर कर्जा लोगे, और कर्जा लोगे तो वो क्या होगा, डेप्ट बनेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजों को यहाँ पे बताया जा रहा है। जो रिस्क ऑफ डेप्ट डिस्ट्रेस है वो बेस्ड है किस पे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड डेप्ट सस्टेनेबिलिटी फ्रेमवर्क रिपोर्ट के आधार पे, जिसमें जो बहुत सारी रिपोर्ट क्या कर रही है, लिमिटेशन लगाने की बात कर रही है कि ग्लोबल साउथ पे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इनकम जो कंट्रीज, सेवरल हाई इनकम कंट्रीज जो है वो कहीं ना कहीं एक्सक्लूड है इस एनालिसिस से, ठीक है। और हमें क्या करना चाहिए एक्चुअली में, यहाँ पे कंट्रीज को एक साथ आके इनके फंड के ऊपर विचार करके इनको फंड को क्या करना चाहिए, रियल टाइम पे हिसाब से क्या करना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। ये नहीं कि फंड आ रहा है और आप आज आ रहा है और आज डिस्ट्रीब्यूट करना है और आप कर रहे हो 15 दिन के बाद, तो उसकी अहमियत क्या रहेगी। आपको भूख आज लगी है तो आप ही आज खाना पड़ेगा ना, ये थोड़ी ना कि आप भैया 15 दिन के लिए खाना नहीं मिलेगा तो आप 15 दिन के लिए भूखे रह जाओगे, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको आज का आर्टिकल अच्छा लगा होगा। अगर आर्टिकल अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।